स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आइए हम लोग एक रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक जो चैप्टर नंबर 4 है, मौर्य काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए PDF को ओपन करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिवीजन। गणेश भगवान को प्रणाम करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मगध। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मगध के बारे में। तो देखिए, तो मगध क्या कि सोन नदी गंगा नदी और सोन नदी के बीच में जो क्या बोलते हैं ना, मगध का क्षेत्र था। ठीक है ना, मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त। ठीक है, उसके बाद कौन कौन आया? हसना मना है। ऐसे हसना मना, तो ह से हर्यक वंश हो गया, ह स से सुसुनाग हो गया, न से नंद हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि एम से मौर्य हो गया। तो हसना माना, तो ह से हर्यक हो गया, शिशुनाग हो गया, नंद हो गया और मौर्य हो गया। हर्यक शिशुनाग नंद और मौर्य, हर्यक शिशुनाग नंद और मौर्य, हर्यक शिशुनाग नंद और मौर्य हो गया। ठीक है, मगध का। अब मगध किस नदी के किनारे? तो गंगा सोन नदी के किनारे है। ठीक है ना, यह कृषि के लिए लैंड रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट करता था, क्योंकि ये क्षेत्र ना, जो भी दोआब का क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए बेहतर होता है। ठीक है, लौह की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और सैन्य तौर पे ये सुरक्षित जगह था और महत्वाकांक्षी शासक यहाँ पे हुए। ठीक है, तो मगध इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि और इतने शासन यहाँ पे क्यों हुआ? मगध पूरे भारत में मगध ही क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि यह गंगा सोन नदी के दोआब में था। ठीक है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता था। और क्या कहते हैं कि लैंड रिवेन्यू अच्छा आता था, जिसके कारण और लोहा का खोज हो चुका था। ठीक है ना, जिससे कि बहुत ही हेल्प हुआ कृषि के औजार बनाने में। और सैन्य रूप से बहुत ही सुरक्षित था। ठीक है, गंगा नदी के बीच में होने से और उधर बाकी चारों तरफ से पहाड़ होने के कारण कहते हैं सैन्य रूप से बहुत ही सुरक्षित था। और बात करते हैं कि यहाँ का जो राजा था बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा सब हुए मगध में, जैसे कि हर्यक वंश हो गया। इसमें सबसे पहले बृहदत्त थे आए। उसके बाद हसना मना माने ह से हर्यक, ह स से शिशुनाग, ह से न से नंद वंश, और हसना मना म से मौर्य वंश हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पहले कौन आया? बिंदुसार आया। कौन आया? बिंदुसार। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? बिंदुसार। ठीक है, सबसे पहले बिंदुसार आया। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं कि बिंदुसार 52 साल लगभग शासन किया। उसके बाद क्या करते हैं कि अजातशत्रु आया। उसके बाद उदयन आया, जो कि पटना की स्थापना किया। ठीक है, पटना का स्थापना किया। और कुसुमपुरा, पटना का पुराना नाम कुसुमपुरा था, पटना को राजधानी बनाने वाला भी था। ठीक है, बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि तो 52 साल बिंदुसार था ना, जो कि राजगिरी और गिरिब्रज को अपना राजधानी बनाया। राजगिरी और गिरिब्रज को अपना राजधानी बनाया, और इसको श्रोणिक भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये अंग और जीवक इसी के दरबार में रहते थे, अंग और जीवक। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अजातशत्रु के समय में, अजातशत्रु जो कि बिंदुसार का बेटा था, वो के समय में ही क्या हुआ था? अजातशत्रु के समय पहला बौद्ध संगीति हुआ था। इसका नाम कुनिक था। क्या नाम था? कुनिक था। और क्या कहते हैं कि वस्कार। ठीक है ना, वस्कार। ठीक है ना, ये उसके बाद बात करते हैं कुसुमपुर राजधानी बनाया। ठीक है ना, और नंद वंश उसके बाद आ गया। ठीक है, 543 से 412 BC तक। ठीक है ना, 543 से 412 BC तक उसके बाद शिशुनाग आया। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि मगध का पहले तो देखते हैं कि क्षेत्र कौन सा था। देखिए, पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र मगध के क्षेत्र में आता था। और बात करते हैं क्यों शक्तिशाली था? क्योंकि गंगा नदी है, सोन नदी के कारण पर्याप्त जल एवं
उपजाऊ भूमि था, ठीक है ना। और क्या था कि खाद्यान्न और धान का उत्पादन के कारण भू राजस्व की प्राप्ति होती थी। और लौह धातु की उस परिस्थिति क्या होती खोज हो चुका था। और कहते पहाड़ियों से घिरे होने के कारण सैन्य दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित था, ठीक है। और बात करते हैं सम्राट अशोक जैसे महत्वाकांक्षी शासक यहाँ पे हुए। ये 4-5 पॉइंट है जिस कारण से मगध बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र था, ठीक है। आगे बात करते हैं महाभारत काल में प्राचीन मगध के संस्थापक बृहद्रथ की चर्चा है, ठीक है ना। महाभारत काल में प्राचीन मगध संस्थापक बृहद्रथ की चर्चा है। महाभारत काल में प्राचीन मगध के संस्थापक प्राचीन मगध की संस्थापक बृहद्रथ को माना गया है, ठीक है ना। वंश हसना मोय है। हसना मन मतलब हसना मना सीधे याद कर लीजिए ना। हसना मना तो ह से हो गया हर्यक वंश, स से हो गया शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, और मना का मन मान लीजिए कि हसना मना तो मौर्य वंश हो गया। आगे तक ठीक है। तो सबसे पहले ह से हो गया हर्यक वंश, ह स से हो गया शिशुनाग वंश, ह स ना से हो गया नंद वंश, हसना मना म से हो गया मौर्य वंश, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या बोलते हैं कि हर्यक वंश, लेकिन हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी, ठीक है ना। 544 बीसी से 442 हर्यक वंश सबसे पहले कब से कब तक आया था? 544 से 412 बीसी तक, ठीक है ना। हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता अपने पिता का मृत्यु कर मार देता था, ठीक है ना, गद्दी पर बैठने के लिए। तो 544 से 412, ठीक है। आपको बहुत आता 544 बीसी से 412 बीसी के बीच में, ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं शासक का नाम भी। पहले आया बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदायन आया, फिर अनिरुद्ध आया, मुंडक, उदायन के बाद अनिरुद्ध आया, मुंडक और नाग दशक आ गया, ठीक है ना। तो बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदायन हो गया, अनिरुद्ध हो गया, मुंडक हो गया, नाग दशक हो गया। 52 साल तक बिंबिसार ने शासन किया, ठीक है ना। सर्वाधिक कार्यकाल बिंबिसार का ही रहा हर्यक वंश में। और महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। बिंबिसार को महावीर स्वामी, ठीक है ना। महावीर स्वामी और क्या कहते हैं कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन माना जाता है। जैन धर्म में इनको सुरोनिक कहा गया है, ठीक है। और राजधानी राजगिरी और गिरिब्रज, ठीक है ना, था इसका, ठीक है ना। राजगीर और क्या बोलते हैं कि गिरिब्रज था। अंग का मगध में विलय हो गया करने वाला कौन था? और बिंबिसार ने ही अंग को अपने मगध में विलय कर लिया, ठीक है ना। और बात करते हैं अवंती नरेश के पीलिया के उपचार के लिए जीवक वैद्य को भेजा था, ठीक है ना। तो अवंती मध्य प्रदेश के नरेश जो थे ना, अवंती के पीलिया के उपचार के लिए जीवक वैद्य को भेजा था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखिए सारे का याद कर लीजिए। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन के बाद अनिरुद्ध आया, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, और लास्ट में नागदशक आया, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं कि देखो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर दिया, और अजातशत्रु की हत्या उदायन ने कर दिया, ठीक है ना। पहला पितृहंता शासक, फर्स्ट पितृहंता शासक कौन था? अजातशत्रु। और दूसरा कौन हो गया? उदायन हो गया, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि फर्स्ट बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में हुआ था। इसको कुनिक कहा जाता था। और क्या बोलते हैं कि सुरोनिक किसको कहा जाता था? बिंबिसार को कहा जाता था, ठीक है, कुनिक, ठीक है ना। और वस्यकार भी कहा जाता था इनको। वस्यकार माने कि कूटनीतिकार के कारण कूटनीतिकार, ठीक है ना। वस्यकार या कूटनीतिकार भी इनके अजातशत्रु को कहा जाता था। वस्यकार माने आप कूटनीतिकार भी कहा जाता था, ठीक है। बात करते हैं उदायन के बारे में। तो उदायन, ठीक है ना, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, तो पाटलिपुत्र को बसाया था। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुरा था, ठीक है ना, जो कि मगध की राजधानी, ठीक है, मगध की राजधानी थी। आगे बात करते हैं कि अंतिम हर्यक वंश के शासक का नाम था नागदशक, ठीक है ना। हत्या, ठीक है ना, हत्या शिशुनाग
हत्या शिशुनाग ने किया, ठीक है ना, हत्या शिशुनाग ने किया, ठीक है ना। अंतिम नाग दशक के अंतिम नाग दशक था, ठीक है, जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया। बनारस के अमात्य था, ठीक है, जो बनारस के अमात्य था, ठीक है ना, उसने हत्या कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। एक मिनट, थोड़ा पानी पी ले। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के बारे में बात करते हैं कि हम लोग को समझ में आ ही गया कि जो आखिरी हर्यक वंश के शासक था उसका नाम क्या था, नागदशक था। उसको हत्या कर दिया शिशुनाग, जो कि बनारस का अमात्य था, और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। बात करते हैं शिशुनाग वंश का, तो देखिए संस्थापक तो शिशुनाग था, ठीक है ना। राजधानी अपना ये वैशाली कर लिया, ठीक है ना, और अवंती, ठीक है ना, और वत्स को विलय कर लिया मगध में, ठीक है ना, मगध में अवंती और वत्स को विलय कर लिया, ठीक है। और बात करते हैं कि शिशुनाग के बाद कालाशोक आया। कौन आया? कालाशोक। शिशुनाग के बाद कौन आया? कालाशोक आया। कालाशोक जो कि पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, ठीक है ना, मतलब कि तो वैशाली तो शिशुनाग बना दिया था। उसके बाद क्या था, फिर से पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाने वाला कौन था? कालाशोक था। और सेकेंड बौद्ध संगीति वैशाली में, ठीक है ना, वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय ही हुआ था। उसके बाद नंदी बर्मन आया। उसके बाद जो अंतिम शिशुनाग वंश के था, जो उसका नाम था नंदी बर्मन, जिसकी हत्या पद्मनंद ने किया, महापद्मनंद ने किया, और नंद वंश की स्थापना किया, ठीक है ना। नंदी बर्मन था, नंदी बर्मन की हत्या पद्मनंद ने किया, ठीक है, जो कि नंद वंश का ही था। आगे बात करते हैं नंद वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये नंद वंश कब से कब तक आया था? 344, ठीक है ना, 344 से 323 बीसी तक, 344, ठीक है, 344 से 323 बीसी तक, ठीक है ना, 344 से 323 बीसी तक आया था नंद वंश, ठीक है ना। संस्थापक कौन? 344, ठीक है ना, तो 344, ठीक है, और वो था 544 से 412, ठीक है ना, पहला वाला 544 से 412। यहाँ पे फिर वहाँ 544 था, तो यहाँ 344 नंद वंश वाला, 344 से 323, वहाँ पे 412 तक था, तो ये घटा के ये 323 तक है, ठीक है, 323। आगे बात करते हैं कि संस्थापक पद्मनंद था, ठीक है ना, स्वयं को परशुराम जी का अवतार कहता था। महापद्मनंद स्वयं को परशुराम जी का अवतार कहता था, ठीक है ना, और मगध पर न्यूनतम शासक करने वाला वंश नंद वंश था, ठीक है ना। और अंतिम घनानंद था, ठीक है ना, नंद वंश का अंतिम शासक का नाम था घनानंद जी, ठीक है, जिसने कौटिल्य विष्णुगुप्त को क्या होता अपमान कर दिया था, जिसके एवज में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते हैं कि सामने रख के मौर्य वंश की स्थापना कराने में बहुत अहम भूमिका कौटिल्य ने निभाया, ठीक है ना। और बात करते हैं घनानंद के समकालीन कौन थे? घनानंद के समकालीन सिकंदर थे। कौन थे? घनानंद के समकालीन सिकंदर थे। ठीक है ना, कि यूनान का सिकंदर, कहाँ का? यूनानी सिकंदर थे। यूनानी सिकंदर। पिता का नाम फिलिप्स था। सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप्स था। और 325 बीसी में 325, ठीक है ना, 325 बीसी में हिंदू कुश पर्वत, जो कि अफगानिस्तान में यहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत को पार किया, ठीक है ना, 325 बीसी में, ठीक है, 325 बीसी में हिंदू कुश पर्वत को पार किया। और पंजाब आ गया, और पंजाब में पोरस का युद्ध हुआ, ठीक है ना, पोरस का युद्ध हुआ। और जिसको हाई डे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। पोरस का युद्ध का दूसरा नाम क्या है? हाइडे स्पीच का युद्ध, या फिर बितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो 3 नाम है इसका, पोरस का युद्ध बोल दीजिए, या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध कह दीजिए, या बितिस्ता का युद्ध कह दीजिए, सब एक ही है, ठीक है। और झेलम के किनारे है, ठीक है। आगे बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड में एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ मुनित्रय में शामिल नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मुनित्रय में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो ये
तो एक अष्टाध्यायी हो गया, वर्तिका हो गया, अर्थशास्त्र, महाभाष्य, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है वो शामिल नहीं है मुनित्रय में। तो मुनित्रय में है कौन कौन? तो अष्टाध्यायी, वर्तिका, ठीक है ना, वर्तिका और महाभाष्य, महाभाष्य, वर्तिका और अष्टाध्यायी, वर्तिका और महाभाष्य, ठीक है ना। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण डेरियस ने किया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण डेरियस ईरान, ठीक है ना। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण डेरियस ने किया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमण डेरियस ने किया था। डेरियस जो ईरान का था, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण डेरियस ने किया था, ठीक है ना, ईरान का था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मौर्य वंश के, तो मौर्य वंश 323 से 184 BC के बीच में था। मौर्य वंश कब से कब तक था? 323 से 323 BC से 323। नंद वंश के मृत्यु के बाद, नंद वंश के इंड होने के बाद 323 BC से 184 BC तक बीच में ये संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कौटिल्य, चाणक्य था, विष्णुगुप्त था। तीनों नाम एक ही है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। बुक का नाम अर्थशास्त्र। मौर्य काल के राजनीति के बारे में चर्चा है इसमें। और भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली द प्रिंस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद लड़ाई हुआ चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेलुकस के बीच में हुआ, ठीक है ना। तो 305 ईस्वी में 323 से 305 BC में, ठीक है, विजेता चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। और विवाह इसका चंद्रगुप्त मौर्य का सेलुकस की बेटी हेलेना से हो गया, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि और सेलुकस का ही एक सेनापति या जो कहिए आदमी था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो कि जिसने इंडिका पुस्तक लिखा। मेगास्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। और ठीक है, और क्या बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल का नाम क्या है? राज्यपाल कौन था? राज्यपाल पुष्पगुप्त था। कौन था? पुष्पगुप्त, जिसने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही राज्यपाल कौन था? पुष्पगुप्त, जिसने गुजरात में सुदर्शन झील, ठीक है ना। तो राज्यपाल था, ठीक है ना, राज्यपाल था, जिसने क्या बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल का नाम पुष्पगुप्त था। पुष्पगुप्त, जिसने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय जैन धर्म तो चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय श्रवणबेल गोला में, कर्नाटक में जो है वहाँ गुजरा, जहाँ उन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण को त्यागा, ठीक है ना। और कौटिल्य न तक्षशिला के आचार्य थे, ठीक है ना। कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला के आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला मुक्तिदाता, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला मुक्तिदाता कहते हैं, विदेशी आक्रमणकारियों को हराने के कारण, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार आया। पिता का पुत्र या पुत्र के पिता, दोनों इसको कहा जाता है। पिता का पुत्र या पुत्र के पिता, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? शत्रुनाशक या अमित्र घात या फिर सिंहसेन, ठीक है ना। बिंदुसार को शत्रुनाशक या अमित्र घात या से सिंहसेन कहा जाता है, ठीक है ना। सीरिया से, इसी के दरबार में सीरिया से डायमेकस आया था, ठीक है ना, सीरिया से, ठीक है ना। बिंदुसार, तो बिंदु माने होता है फोकस होता है, तो सीरियस माने सीरिया। डाइमेकस भाई बहुत ही, डाइमेकस बनाना है कोई चीज़ तो सीरियस होकर बनाना पड़ेगा, डाइमेकस, ठीक है ना। तो डाइमेकस हो गया, सीरिया से आया था बिंदुसार, ठीक है। और बात करते बिंदुसार के पुत्र है, बिंदुसार का पुत्र का नाम बिंदुसार का पुत्र का नाम था अशोक, जिसने 269, ठीक है ना, 269 से लेकर 232 BC तक शासन किया, ठीक है ना। बिंदुसार का पुत्र का नाम था, क्या था? अशोक नाम था, ठीक है ना, जिसने 269 से 232 BC के बीच में, 269 BC से 232 BC के बीच में, ठीक है ना। 269 BC के 269 BC से 232 BC के बीच में, ठीक है ना।
269 BC से 232 BC के बीच में, 269 BC से 232 BC के बीच में, 269 से 232 BC के बीच में, ठीक है। 269 BC से 261 के बीच में क्या हुआ कि भयंकर नरसंहार किया, ठीक है ना, बहुत भयंकर तरीके से 8 वर्ष तक बहुत ही भयंकर नरसंहार किया, ठीक है, 269 से 261 के बीच में। उसके बाद क्या हुआ कि धम्म को अपना लिया, धम्म को अपना लिया, ठीक है। बात करते हैं और अवंती के राज्यपाल, पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल था, अवंती, मध्य प्रदेश के अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि इसका दूसरा नाम देवनाम, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी था, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है ना। अशोक का नाम का उल्लेख कहाँ है, अशोक का नाम का उल्लेख मास्की जो कि कर्नाटक है, तो नाटक करता आदमी तो मास्क पहन लेता है ना, तो कर्नाटकी मास्क, ठीक है ना। गुर्जर मध्य प्रदेश, गुजर, तो देखिए मध्य प्रदेश से कोई आदमी गुजरता है तो मध्य से गुजरता है ना, तो मध्य प्रदेश में गुर्जर हो गया। नेतुर माने का नेतुर नाटक करेगा ना तो तूर देंगे तो नेतुर कौन हो गया है, कर्नाटक। उदय गोलम और नेतुर हो गया कर्नाटक में, नेतुर और उदय गोलम हो गया कर्नाटक में। अभिलेख का बात करें तो इसके अभिलेख की खोज जेनथलेर ने किया, ठीक है ना। इसके अशोक के अभिलेखों का खोज जेनथलेर ने किया। पहली बार पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था 1837 में। 1837 में पहली बार क्या होता है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। 1837 में खोजने वाला जेनथलेर था, ठीक है ना। भाषा लिपि कौन सा इसमें यूज किया जाता था, तो भारत में जो अभिलेख था उसमें ब्राह्मी लिपि यूज जाता था। ब्राह्मी लिपि पाक में खरोष्टी, ठीक है ना, पाक में हो गया खरोष्टी, भारत में ब्राह्मी लिपि, अफगान में अरामाइक, ठीक है। तो अफगान में हो गया अरामाइक हो गया, पाक में हो गया खरोष्टी और भारत में हो गया ब्राह्मी, ठीक है। आगे बात करते हैं 369 BC से 369 BC से लेकर 261 BC, ठीक है ना। 269 BC से लेकर 261 BC, ठीक है ना। 269 BC से 261 BC के बीच में 8 साल तक जीनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। और बात करते हैं कि और क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि कलिंग का युद्ध कहाँ पे हुआ, दया नदी तट पर, कलिंग उड़ीसा में, दया नदी के तट पर, वर्तमान में उड़ीसा में, ठीक है ना, दया नदी, ठीक है ना। और क्या होता है, राजधानी तोसली था उस समय, क्या था, कलिंग की राजधानी तोसली था और राजा पद्मनाभ था, ठीक है ना। तोसली और पद्मनाभ, राजा पद्मनाभ था, ठीक है ना। और बाद में नैतिकता की नीति जो उसको धम्मचक्र नीति बोलते हैं वो अपना लिया, ठीक है ना। अशोक मगध का सम्राट था, ये कहाँ लिखा हुआ है, अशोक मगध का सम्राट था वो भाब्रू शिलालेख में लिखा हुआ है, भाब्रू, तो देखिए भाब्रू माने होता है ना, भाब्रू शिलालेख में लिखा हुआ है कि मगध का सम्राट अशोक लिखा हुआ है भाब्रू शिलालेख में, ठीक है। नोट, अशोक ने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। आगे बात करते हैं फटाफट की टोटल शिलालेख कितना है। टोटल शिलालेख एडिक्ट 14 हैं, ठीक है ना। अशोक के टोटल शिलालेख टोटल 14 है, जिसे क्या बोलते हैं कि पहला में पशु बलि पर निंदा है, दूसरा में पशु चिकित्सा, पशु बलि को निंदा किया है पहला में, दूसरा में पशु चिकित्सा हो गया, चौथा धर्म घोष नीति, फिर पाँचवा हो गया धम्म महामात्र अधिकारी, फिर 13 में कलिंग युद्ध है, 14 में धार्मिक जीवन, ठीक है ना। तो इसमें से 14 में से क्या होता है 2, 2, 4, 6 इंपॉर्टेंट है। पहला में पशु बलि की निंदा हो गया, फिर पशु चिकित्सा का बात किया है, फिर धम्म घोष नीति चौथा, फिर पाँचवा धम्म महामात्र का पाँचवा हो गया, 13वां कलिंग युद्ध हो गया, 14वां हो गया धार्मिक जीवन, ठीक है। और स्तंभ लेख का बात करें तो 7 अशोक का 7 क्या बोलते हैं कि पिलर था, स्तंभ लेख था 7 में से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे
कौशाम्बी रानी का अभिलेख, कौशाम्बी में कौशाम्बी तो कौशल्या क्या थी, दशरथ जी की रानी थी, तो ऐसे करके याद कर लीजिए। कौशाम्बी में रानी का अभिलेख हो गया। लौड़िया नंदन ठीक है ना, बिहार का था। रामपुर बिहार, रामपुर लौड़िया नंद ठीक है ना। दिल्ली टोपरा से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ला दिया। फिरोज शाह तुगलक ने टोकरा कहाँ था, हरियाणा में। टोपरा कहाँ था, हरियाणा में था, ठीक है। इसको फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली ले गया। फिर प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग कौशाम्बी से ठीक है ना। कौशाम्बी से अकबर प्रयागराज ले गया। प्रयाग स्तंभ लेख प्रयाग था, देखो पहले कौशाम्बी में था, कहाँ था, कौशाम्बी में, उसको अकबर ने ठीक है ना, प्रयाग स्तंभ को अकबर ने उसको प्रयागराज ले गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रुम्मन दई अभिलेख, ठीक है ना। रुम्मन दई अभिलेख नेपाल का था, ठीक है ना। रुम्मन दई ठीक है ना, रुम्मन दई अभिलेख नेपाल का, ठीक है ना। रुम्मन दई अभिलेख रुम्मन दई अभिलेख नेपाल का था। रुम्मन दई अभिलेख नेपाल, रुम्मन दई अभिलेख कहाँ का, नेपाल का था, जिसमें कर की चर्चा है, ठीक है। लुम्बिनी में कर के लुम्बिनी, रुम्मन दई अभिलेख नेपाल में लुम्बिनी में कर का उसमें चर्चा है। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश में। सारनाथ कहाँ हो गया, यूपी। सारनाथ यूपी में क्या है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ यूपी में। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सारनाथ वाला यूपी में है, सारनाथ का यूपी में है। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह है। फ्लैग चक्र हो गया, फ्लैग चक्र। विदेश नीति, नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी भी सारनाथ से लिया गया। सारनाथ से क्या लिया गया कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह हो गया, फ्लैग चक्र, विदेश नीति, नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी, ठीक है। मुद्रा का नाम पन है, मुद्रा का नाम क्या हो गया, पन हो गया। और पाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित, पाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने वाला कौन था, अशोक था। आगे बात करते हैं कि महत्वपूर्ण पदाधिकारी, समाहर्ता हो गया, राजस्व रेवेन्यू को वसूलने वाला। फिर सन्नी घाता हो गया। कोषाध्यक्ष, ठीक है। सीता अध्यक्ष राष्ट्रीय भूमि आय अधिकारी हो गया। परदेष्टा फौजदारी क्रिमिनल, परदेष्टा नायक, युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला। रजुक ठीक है, न्याय अधिकारी हो गया। पन्याध्यक्ष, वाणिज्य हो गया। अकराध्यक्ष, अकरा माने हो गया खान विभाग, ठीक है। तो देख लेते हैं एक और कि समाहर्ता कौन था, समाहर्ता राजस्व रिवेन्यू, ठीक है ना, रिवेन्यू हो गया। सन्नी घाता हो गया कोषाध्यक्ष। सीता अध्यक्ष हो गया भूमि आय अधिकारी, राजकीय भूमि आय अधिकारी। प्रदेष्टा हो गया फौजदारी क्रिमिनल हो गया। नायक हो गया युद्ध, प्रदेष्टा हो गया फौजदारी ठीक है, क्रिमिनल वाला। प्रदेष्टा नायक हो गया युद्ध में सेना का नेतृत्व। रजुक माने न्यायाधिकारी, पन्याध्यक्ष माने वाणिज्य, अकराध्यक्ष माने खान विभाग रहे। प्रांत को चक्र कहा जाता था। प्रांत चक्र में था सबसे छोटी इकाई, प्रांत चक्र में बटा हुआ था वैसे चक्र। और सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था, ठीक है ना। तीर्थ के लिए शीर्ष अधिकारी तीर्थ अमात्य था, अमात्य। आगे बात करते हैं कि नोट सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल था, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल था। मौर्य वंश का अंतिम बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्पमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना किया, ठीक है ना। शुंग वंश की स्थापना हुआ, ठीक है ना। तो शुंग वंश की स्थापना हुआ, ठीक है ना। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, ठीक है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।